अगर हम सब एक ऐसी तस्वीर की कल्पना करें, मतलब सिर्फ 50 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा बेहद खूबसूरत देश, लेकिन पिछले 83 सालों से, जब से ये आज़ाद हुआ है, ये लगातार विदेशी ताकतों और युद्धों का अखाड़ा बना हुआ है। बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया हो और बाहर वाले आकर उसके आंगन में ही अपनी लड़ाइयाँ लड़ने लगें। अक्सर जब इतिहास के ऐसे उलझे हुए पन्नों और जटिल भू राजनीतिक, मेरा मतलब है जियोपॉलिटिकल, मुद्दों को समझना होता है तो एक सही मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होती है। सही कहा, क्योंकि ये विषय काफी भारी हो सकते हैं। एकदम। और इसी तरह के विषयों की गहराई को आसानी से समझने के लिए आईएएस ज़ेन यानी IAS ज़ेन यूट्यूब चैनल एक बेहतरीन जगह है, जहां संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट लर्निंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो अगर किसी को डीप एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं, तो उन्हें ये चैनल जरूर चेक करना चाहिए। हाँ, वो बहुत मददगार साबित होता है। खैर चलिए, आज के इस विषय की परतें खोलते हैं। आज 23 अप्रैल 2026 है और हमारी इस गहन चर्चा का फोकस है लेबनान। आज वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक और अहम दूसरे दौर की बातचीत चल रही है। और इस चर्चा के लिए हमारे पास कई विस्तृत स्रोत मौजूद हैं, चाहे वो लेबनान का वर्तमान संकट हो, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का विश्लेषण हो, या फिर मध्य पूर्व का तेजी से बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं यहाँ साफ कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पक्ष, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ एक निष्पक्ष लेंस से उन तथ्यों को डिकोड कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। हाँ, मतलब हम सिर्फ सोर्सेज पे बात कर रहे हैं। सही बात है। हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कैसे लेबनान दशकों से मिलिशिया की ताकत और शांति की उम्मीदों के बीच फंसा हुआ है। यहाँ पर ये पूरी स्थिति बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज 2026 में जो युद्ध चल रहा है, उसकी जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा भूगोल और इतिहास में पीछे जाना होगा। मतलब लेबनान की जो भौगोलिक स्थिति है ना, जो इजराइल के साथ 79 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है, वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। एकदम सही। और स्रोत बताते हैं कि इस कहानी में पहला बड़ा मोड़ 1948 में आया था। 1948 मतलब जब इजराइल बना था? जी हाँ। इस मोड़ को अगर गहराई से देखा जाए तो 1948 में इजराइल के निर्माण के बाद लगभग 1 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी भागकर लेबनान आए। अब देखिए, किसी भी छोटे से देश के लिए ये डेमोग्राफिक शिफ्ट यानी जनसांख्यिकीय बदलाव बहुत बड़ा होता है। जाहिर है इसका सीधा असर लेबनान के संसाधनों पर पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा। और इसके बाद बैरूत में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या PLO की स्थापना हुई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि PLO ने धीरे धीरे लेबनानी राज्य के अंदर ही अपना एक अलग राज्य बना लिया। अच्छा, एक स्टेट विद इन अ स्टेट। हाँ, वही। यासिर अराफात के नेतृत्व में PLO ने लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला गतिविधियां शुरू कर दी, जिससे इजराइल का लेबनान पर भारी क्रोध भड़का। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है। जब PLO लेबनान के अंदर अपना एक अलग सिस्टम बना रहा था, तब लेबनान की अपनी सरकार या उनकी सेना क्या कर रही थी? मतलब उन्होंने एक विदेशी शरणार्थी समूह को इतना ताकतवर कैसे होने दिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब लेबनान की अंदरूनी बनावट में छिपा है। देखिए, लेबनान की सत्ता और सेना ईसाइयों, सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच एक बहुत ही नाजुक समझौते पर टिकी थी। मतलब पावर शेयरिंग अग्रीमेंट था। सही कहा। और PLO मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमानों का समूह था। अब अगर लेबनान की सेना, जिसका नेतृत्व उस समय ईसाइयों के पास था, PLO के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाती, तो लेबनान की अपनी सुन्नी आबादी विद्रोह कर देती। एकदम सही पकड़ा आपने। इसी डर से लेबनान की सरकार पूरी तरह लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड रही। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर PLO अपने कैंपों को सैन्य ठिकानों में बदल पाया। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि एक इमारत की नींव पहले से ही दीमकों से खोखली हो, और जब बाहर से कोई उस पर कब्जा करने आए, तो घर के लोग आपस में ही लड़ने में इतने व्यस्त हों कि वो बाहर वाले को रोक ही ना पाएं। बहुत ही सटीक उपमा है ये। और इसी का नतीजा था 1975 का लेबनानी गृह युद्ध। तथ्य बिल्कुल यही दर्शाते हैं कि उस गृह युद्ध में जातीय और धार्मिक पहचान राष्ट्रवाद पर पूरी तरह हावी हो गई। लोग खुद को पहले ईसाई, शिया या सुन्नी मानते थे और लेबनानी बाद में, है ना? बिल्कुल। और इसी कमजोर और बंटे हुए समाज का फायदा उठाकर PLO इस संघर्ष में कूद पड़ा।
पीएलओ के हमलों से तंग आकर 1982 में इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने लेबनान पर सीधा आक्रमण कर दिया। मतलब उन्होंने सीधा घर के अंदर घुसकर हमला किया। हाँ, उनका लक्ष्य पीएलओ को पूरी तरह खत्म करना था। इस भीषण हमले के बाद पीएलओ को लेबनान छोड़कर ट्यूनिस जाना पड़ा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी लगभग 5 लाख फिलिस्तीनी लेबनान में ही हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच सीरिया ने एक बड़े भाई का रोल अपनाते हुए शांति बनाए रखने के नाम पर इस गृह युद्ध में दखल दे दिया। मतलब एक विदेशी ताकत बाहर जाती है और दूसरी उसकी जगह लेने आ जाती है। यही लेबनान की ताजबदी रही है। लेकिन पीएलओ के जाने के बाद जो खालीपन आया, प्रकृति का नियम है कि खालीपन कभी खाली नहीं रहता। यहीं से हिजबुल्लाह की शुरुआत होती है ना? जी, इस खालीपन को भरने की कहानी 1979 की ईरान क्रांति से जुड़ती है। ईरान के नए नेतृत्व ने अपनी क्रांति को बाहर फैलाने का फैसला किया। उनका लक्ष्य बना दक्षिणी लेबनान, जहां शिया आबादी दशकों से गरीबी और उपेक्षा का शिकार थी। अच्छा, तो उन्होंने उस गरीब तबके को टारगेट किया। हाँ, ईरान ने इस गरीब और हाशिए पर रहने वाली आबादी का सैन्यीकरण शुरू किया और हिजबुल्लाह का निर्माण किया। लेकिन देखिए, कोई भी बाहरी देश सिर्फ पैसे और हथियार देकर एक इतना वफादार समूह कैसे खड़ा कर सकता है? इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या थी? मतलब सिर्फ बंदूकें बांटने से तो कोई इतना बड़ा संगठन खड़ा नहीं होता ना? असल रणनीति हथियारों से कहीं ज्यादा गहरी थी। ईरान ने हिजबुल्लाह को बनाने में अरबों डॉलर का निवेश किया, लेकिन ये निवेश सिर्फ बंदूकों या मिसाइलों में नहीं था। तो और क्या किया उन्होंने? हिजबुल्लाह ने उन गरीब इलाकों में अस्पताल बनाए, स्कूल चलाए और एक पूरी कल्याणकारी व्यवस्था यानी वेलफेयर सिस्टम खड़ा कर दिया। जहां लेबनान की सरकार विफल रही थी, वहां हिजबुल्लाह ने लोगों को रोटी और सुरक्षा दी। अरे वाह, तो उन्होंने सरकार का ही काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और देखते ही देखते हिजबुल्लाह एक शक्तिशाली मिलिशिया, शिया कल्याणकारी संस्था और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मुख्य स्तंभ बन गया। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। इसका असल मतलब क्या है? आसान शब्दों में ये ईरान द्वारा बनाए गए मिलिशिया और प्रॉक्सी समूहों का एक नेटवर्क है, जैसे यमन में हूती या लेबनान में हिजबुल्लाह। ये नेटवर्क ईरान को अपनी सीमाओं से बहुत दूर बैठकर भी मध्य पूर्व की राजनीति को नियंत्रित करने की ताकत देता है। और इजराइल पर दबाव बनाने की ताकत भी। जी, और इसी ताकत के बल पर साल 2000 में हिजबुल्लाह के गुरिल्ला युद्ध ने आईडीएफ को दक्षिणी लेबनान से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी इस समय। हाँ, और फिर 2006 के 1 महीने के युद्ध ने हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया से बदलकर एक प्रोटो आर्मी बना दिया। प्रोटो आर्मी यानी एक ऐसा गुट जिसके पास एक असली सेना की तरह आधुनिक मिसाइलें और ड्रोन तो हैं, लेकिन उसे किसी भी देश की सरकार या अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, हर चढ़ाव के बाद एक ढलान भी आती है। हिजबुल्लाह का ये पतन आखिर कैसे शुरू हुआ? इस पतन की नींव अक्टूबर 2023 में पड़ी, जब हमास के साथ जुड़कर हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन इजराइल की खुफिया तंत्र की पहुंच बहुत गहरी थी। 2024 की शरद ऋतु आते आते इजराइल ने एक ऐसा वार किया जिसने युद्ध के तौर तरीके ही बदल दिए। आप पेचर और वॉकी टॉकी में होने वाले उन विस्फोटों की बात कर रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव की, जब आपका अपना निजी संचार उपकरण ही अचानक हथियार बन जाए और फटने लगे। इस मनोवैज्ञानिक हमले के बारे में सोचना भी सिहरन पैदा करता है। ये सच में खौफनाक था। इस एक घटना ने न सिर्फ उनके लड़ाकों को मारा, बल्कि उनके बीच अविश्वास का ऐसा बीज बो दिया कि वो एक दूसरे से संपर्क करने में भी डरने लगे। तो क्या ये हिजबुल्लाह के पतन की वास्तविक शुरुआत थी? तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों ही नजरियों से ये एक विनाशकारी हमला था। इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी कमान संरचना को पंगु कर दिया। उनके लंबे समय तक नेता रहे सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या कर दी गई, जो कि उनका सबसे बड़ा चेहरा थे। हाँ, और इसके तुरंत बाद एक और बड़ा झटका लगा सीरिया में, अल असद शासन का पतन। ओह, तो उसका लेबनान से क्या कनेक्शन था? सीरिया एक लैंड ब्रिज या जमीनी पुल का काम करता था, जिसके जरिए ईरान से सीधे लेबनान तक हथियारों की सप्लाई आती थी। इस पुल के टूटने से हिजबुल्लाह की जीवन रेखा कट गई। मतलब उन्हें हथियार मिलना बंद हो गए। जी, इन सब का असर लेबनान की राजनीति पर भी पड़ा। एक हिजबुल्लाह तटस्थ यानी हिजबुल्लाह एग्नोस्टिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ
और देश के अंदर से ही इस मिलिशिया को निहत्था करने की मांग उठने लगी। ये तो बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं और युद्ध की रणनीतियां एक साथ आ गई। इन सब में कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझना कभी-कभी दिमाग पर भारी लग सकता है। हाँ, आम लोगों के लिए ये काफी जटिल हो सकता है। इसीलिए इसे आसान बनाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ISN यूट्यूब चैनल को जरूर देखें। वहां नियमित रूप से ऐसे ही विस्तृत वीडियो, हस्तलिखित नोट्स और रणनीतियां साझा की जाती हैं जो किसी भी जटिल विषय को समझना बहुत आसान बना देते हैं। तो अपनी समझ को और मजबूत करने के लिए इसे एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ये एक अच्छा सुझाव है। खैर, वापस आते हैं तो एक तरफ हिजबुल्लाह घरेलू और सैन्य मोर्चे पर कमजोर हो रहा था और दूसरी तरफ 2026 की शुरुआत में एक ऐसा भूराजनीतिक भूचाल आया जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया। हाँ, 28 फरवरी 2026 का वो दिन। क्या हुआ था उस दिन? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एक संयुक्त हवाई अभियान शुरू किया और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी गई। इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। इस घटना ने 15 महीने से चले आ रहे युद्ध विराम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हिजबुल्लाह ने इसके जवाब में तुरंत इजराइल पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार मैंने पढ़ा था कि हिजबुल्लाह का तरीका अलग था। पेजर धमाकों से सबक लेते हुए खुफिया लीक से बचने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कमांड को विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज कर दिया। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था उनकी रणनीति में। मतलब कोई एक बड़ा बॉस नहीं था जिसे ट्रैक करके मारा जा सके। छोटे छोटे गुटों ने स्वतंत्र रूप से गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए। ये हिजबुल्लाह की एक सोची समझी रणनीति थी। उनका मुख्य उद्देश्य अब इजराइल को हराना नहीं था, बल्कि एक वॉर ऑफ अट्रिशन छेड़ना था। वॉर ऑफ अट्रिशन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। वॉर ऑफ अट्रिशन का मतलब है एक ऐसा युद्ध जहां आप दुश्मन को एक निर्णायक लड़ाई में हराने के बजाय उसे धीरे धीरे थकाकर और उलझाकर कमजोर करते हैं। मतलब लंबे समय तक तंग करते रहना। बिल्कुल। लेकिन IDF का जवाबी हमला भी किसी तूफान से कम नहीं था। हाँ, IDF की प्रतिक्रिया का पैमाना सच में हैरान करने वाला था। केवल 10 मिनट के अंदर 100 हवाई हमले, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। हाँ, बिना पूर्व सूचना के बहुमंजिला इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। यहां तक कि लितानी नदी के दक्षिण के हिस्से को पूरी तरह से डिपॉपुलेट कर दिया गया, यानी वहां से पूरी आबादी को निकाल दिया गया। ये एक बफर जोन बनाने की रणनीति थी ना? बिल्कुल सही। बफर जोन का सिद्धांत ये है कि सीमा के पास एक ऐसा खाली इलाका बना दिया जाए जहां दुश्मन के लड़ाके छिप ना सकें। इमारतों और नागरिक संरचनाओं को नष्ट करके IDF ने यह सुनिश्चित किया कि हिजबुल्लाह के पास सीमा के करीब कोई कवर या छिपने की जगह ना बचे। और इसी बीच 8 अप्रैल को ईरान ने एक युद्ध विराम का प्रयास भी किया था ना? जी, जिसमें यह मांग की गई कि लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन इजराइल ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। यहां अगर बड़े परिदृश्य को देखें तो इजराइल और ईरान के बीच की इस लड़ाई ने लेबनान को एक तरह से बंधक बना लिया है। का खेल नहीं है, इसमें उनकी अंदरूनी कमजोरियां भी बराबर की जिम्मेदार हैं। लेकिन इन विनाशकारी हमलों और भारी तबाही के बीच कूटनीति के बंद दरवाजे अचानक थोड़े से खुल गए। 17 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और ये कूटनीतिक पहल रातों रात नहीं हुई। ये 14 अप्रैल को वॉशिंगटन में शुरू हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मध्यस्थता में इजरायली और लेबनानी राजदूतों के बीच एक ऐतिहासिक बैठक हुई। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 1990 के दशक के बाद से ये दोनों देशों के बीच पहला औपचारिक संपर्क था। जी हाँ, और आज 23 अप्रैल को वॉशिंगटन में दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। यहाँ थोड़ा रुककर सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, जब टेबल पर बैठे 3 अलग-अलग हितधारकों के लक्ष्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों, तो क्या महज कागज पर हस्ताक्षर करने से जमीन पर शांति आ सकती है? ये कूटनीति की सबसे बड़ी पहेली है। अगर लेबनान यानी बेरूत की बात करें तो उनकी मांग एक स्थायी युद्ध विराम है। वो चाहते हैं कि IDF वापस जाए और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना वहां निगरानी करे। और सबसे जरूरी बात, लेबनान किसी भी कीमत पर एक नया गृहयुद्ध नहीं चाहता। बिल्कुल। दूसरी ओर इजराइल यानी यरूशलेम का लक्ष्य हिजबुल्लाह को पूरी तरह निहत्था करना है और उनके लिए सुरक्षा का मसला इतना बड़ा है कि उन्हें लेबनान में होने वाले किसी नए गृहयुद्ध की कोई परवाह नहीं है। और इस पूरी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक अलग ही लक्ष्य है। वो बस जल्द से जल्द एक समझौता चाहते हैं ताकि इसे अपने अब्राहम अकॉर्ड की शांति संधियों की सूची में एक उपलब्धि के तौर पर जोड़ सकें।
सबका अपना अपना एजेंडा है। हाँ, लेकिन कूटनीति के इस शोर में अक्सर उस आम नागरिक की कीमत भुला दी जाती है जो असल में ये युद्ध भुगत रहा है। स्रोत बताते हैं कि पिछले 2 सालों में लेबनान में 5,282 मौतें हुई हैं। और ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है। 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, यानी उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। $8.5 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है और 2026 की शुरुआत तक देश की 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। ये बहुत ही दुखद है। लेकिन देखिए, ये आंकड़े सिर्फ इस हालिया युद्ध का परिणाम नहीं है। ये आधी सदी के उन जमा हुए संकटों का नतीजा है जिन्हें लेबनान के ऑसिफाइड नोमेनक्लातुरा ने हमेशा नजरअंदाज किया। ऑसिफाइड नोमेनक्लातुरा। इसका मतलब है एक ऐसा पुराना, जड़ हो चुका और भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व जो अपनी कुर्सियां बचाने में इतना व्यस्त रहा कि उसने देश की सड़ती हुई नींव पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बहुत खूब। अगर इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कैसे 1948 के शरणार्थी संकट और पीएलओ के आने से लेबनान का नाजुक ढांचा हिल गया। और फिर हमने उस खालीपन को देखा जिसने ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह को जन्म दिया, जिसने एक कल्याणकारी संस्था से एक घातक मिलिशिया का सफर तय किया। हाँ, और इसके बाद 2024 के संचार नेटवर्क पर हुए मनोवैज्ञानिक हमले और 2026 के विनाशकारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने इस पूरे क्षेत्र को विनाश के एक नए दौर में धकेल दिया। अंततः आज वॉशिंगटन में जो बातचीत चल रही है वो आधी सदी के उस शाप को तोड़ने की एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण उम्मीद है। इस सब के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार उभरता है जो काफी उत्तेजक है। लेबनान सिर्फ मिलिशिया और युद्धों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एकमात्र ऐसा अरब देश है जहां ईसाइयों की एक बहुत बड़ी आबादी बसती है। अपने बेहतरीन दौर में यह देश ईसाई यूरोप और मुस्लिम अरबों के बीच एक सभ्यतागत पुल या सिविलाइजेशनल ब्रिज माना जाता था। सही कहा। यह वो देश है जिसने खलील जिब्रान जैसे दार्शनिक और फेरूज जैसी गायिका को जन्म दिया। तो सवाल यह है कि क्या एक ऐसा बहुजातीय देश वास्तव में तब तक अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो सकता है जब तक कि उसके अपने ही लोग विदेशी ताकतों के मोहरे बनना बंद न कर दें? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। लेबनान की यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास और राजनीति के धागे कितनी गहराई से जुड़े होते हैं। अगर इन धागों को सुलझाना हो और अपनी समझ को अगले स्तर पर ले जाना हो तो YouTube पर ISZN यानी IASZN को जरूर एक्सप्लोर करें। वहाँ काफी अच्छी जानकारी मिलती है। हाँ, ताकि आपको ऐसे ही शक्तिशाली और स्मार्ट कंटेंट हमेशा मिलते रहें। सीखते रहिए और हमेशा सवाल पूछते रहिए।